स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कोशिका झिल्ली के बारे में। आप सभी को पता है कि जो आपका कोशिका वाला चैप्टर है जो कि कोशिका जीवन की इकाई है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कोशिका अंग के नाम दिए गए हैं और उनके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। तो यहाँ से आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इन सारे टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ से छोटी छोटी लाइन आपके पीवाईक्यूज में पूछी भी गई है। तो आज का मेरा टॉपिक है कोशिका झिल्ली के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी ने पढ़ी होंगी कोशिकाओं की संरचना के बारे में और कोशिकाओं के बारे में। आप सभी को पता है जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की थी। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात वो कोशिका होती है जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में नया प्रकार का केंद्रक आपको देखने के लिए मिलता है। प्रोकैरियोटिक की संरचना आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, जब आप बैक्टीरिया की संरचना को पढ़ोगे तो उसी में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका भी आपको देखने के लिए मिलती है कि ये दो प्रकार की होती है। जैसे कि हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका, है ना। आपको पता है कि जीव में क्या है, पादप है और जंतु है। तो यहाँ पर इन दोनों की कोशिकाओं में काफी ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे आपकी पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इनमें कुछ ऐसे अंग होते हैं जो एक्स्ट्रा आपको पादप कोशिका में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका भित्ति आपको पादप कोशिका में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक उसी तरीके से हरित लवक की बात करेंगे तो हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित होगा, लेकिन ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं राजधानी की, तो राजधानी भी केवल पादप कोशिका में आपको देखने के लिए मिलती है, जंतु कोशिका में ये हमेशा अनुपस्थित मिलती है। ये बात क्लियर है। बाकी के जितने भी सारे कोशिकांग होते हैं जो कोशिकाओं के कार्यों को करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी केंद्रक, तारक का, ये सारे के सारे जो अंग होते हैं, चाहे हम पादप कोशिका की बात करें चाहे हम जंतु कोशिका की बात करें, दोनों ही कोशिकाओं में उपस्थित होते। अब उन्हीं में से एक कोशिका अंग होता है कोशिका झिल्ली, यानी कि जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, सब क्या बोलेंगे हम इसी कोशिका झिल्ली को कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के कॉन्सेप्ट को, कैसे इसकी संरचना है। कॉपी पेन आप लेकर के बैठ जाइए, डायग्राम की सहायता से आज आपके इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, कोशिका झिल्ली, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपने, क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक, अब ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, हमने कहा कि हमारे पास जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो भी दो प्रकार की है। एक होती है आपके पास पादप कोशिका, पादप कोशिका, और दूसरी आपके पास होती है जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका होती है। ठीक है, जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं और इसमें हम प्लाज्मा झिल्ली को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कुछ इस तरीके से है। माना ये पादप कोशिका है, ये इसकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पर एक अंतर देखने के लिए आपको क्या मिलता है कि क्या होगा, अच्छा जंतु कोशिका का भी मैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देती हूँ, ये इसकी जंतु कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली होती है। क्लियर, अब दोनों में अंतर क्या होता है, आप देखते हो पादप कोशिका में कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक कवरिंग से ढकी होती है, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल कहते हैं।
ये जो संरचना होती है कोशिका भित्ति की, ये केवल आपको किसमें देखने के लिए मिलेंगी? पादप कोशिका में देखने के लिए मिलेंगी। जबकि जंतु कोशिका में आपको डायरेक्ट ये क्या देखने के लिए मिलेगा? प्लाज्मा झिल्ली देखने के लिए मिलती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है एक जंतु कोशिका में और एक पादप कोशिका में। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में यानी कि कोशिका भित्ति जैसी कोई भी कवरिंग उपस्थित नहीं होती। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्लाज्मा झिल्ली है आखिर ये क्या काम करती है ना? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये पदार्थों के आवागमन में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगी, जो कि हम अभी देखेंगे भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आखिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आखिर ये किन किन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाए रखते हैं और उन घटकों की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आपके सन दिए गए हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी दिए गए हैं, उनको भी याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि वहां से भी आप देखोगे कि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए हम यहाँ से एनसीईआरटी लाइन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम जानेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना को। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ष 1950, कब? 1950 के में, जब 1950 में किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद 1950 के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान भी संभव हो सका। यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा था किसको? कोशिका झिल्ली को देखा था। इस बीच में मनुष्य की लाल रक्त कर्णिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी मिली। तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो चुका था, उसके बाद कोशिकाओं को देखा गया और किसकी? मानव की लाल रक्त कर्णिकाओं में इस जीव द्रव्य झिल्ली को देखा गया था। प्लाज्मा झिल्ली को ही जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ही देखा गया था जो मनुष्य थी उसकी आरबीसी में। बात करते हैं किसकी? उन घटकों की जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बनी होती। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, एक साइड में आपको उन घटकों के नाम बताऊंगी और दूसरे पेज में हम उन घटकों को लगाते हुए उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक डायग्राम तैयार करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में। कोशिका झिल्ली के घटक, झिल्ली के क्लियर। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसी भी जीव की जो कोशिका झिल्ली होती है वो तीन घटकों से मिलकर के बनी होती है। और तीन घटक कौन कौन से होते हैं ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लिपिड, लिपिड की बनी होगी, क्लियर। दूसरा होगा इसमें घटक प्रोटीन की बनी होती है, क्लियर, प्रोटीन की बनी होगी। और तीसरा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, तो ये तीन घटकों से मिलकर का आपका बना होता है क्या? कोशिका झिल्ली बनी होती है। मैं दूसरे पेज में डायग्राम बनाते हुए चलूंगी, ठीक है। हम इसका हर तरीके का डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे। माना बात ये हमारे पास कोई कोशिका है, कोशिका है, चाहे हम इसे जंतु कोशिका बोले चाहे हम पादप कोशिका कहें। इस कोशिका का ये कोशिका द्रव है जिसमें कि आपके क्या पड़े होंगे? यहाँ पर कोशिकांग पड़े होंगे, है ना। कोशिकांग पड़े होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इसका केंद्रक, सब इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या कहा कि कोशिका झिल्ली होती है कहाँ? एक तरीके से बाहर उपस्थित होती है, उसके अंदर सारे के सारे पदार्थ भरे हुए पड़े हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हमने कहा कि जो हमारी क्या बनी हुई है इस तरीके से। सबसे पहले जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक दोहरी परत होती है। तो मैंने एक परत यहाँ पर बना देती हूँ और इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से दूसरी परत को भी यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपने ध्यान रखना। अब आ जाते हैं, हमने कहा कि तीन घटकों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन से घटक होते हैं? तो सबसे पहले हम लिपिड्स की बात करते हैं, ठीक है। लिपिड्स देखो इसमें कुछ किस तरीके की संरचना का बना होता है। लिपिड्स की यहाँ पर दोहरी परत उपस्थित होती है, दोहरी परत उपस्थित होती है।
ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि जो लिपिड्स होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर बाइलिपिड्स होता है, बाइलिपिड्स लेयर इसमें उपस्थित होती है। अब वो कैसी होगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इसकी संरचना को देखते हैं कि लिपिड की जो संरचना होती है इसके दो सिरे होते हैं। दो सिरे होंगे किस तरीके से, एक ऐसा सिरा होता है, ठीक है, ये जो सिरा होता है ये इसका कहलाता है ध्रुवीय सिरा, ठीक है, ये कैसा होता है, ध्रुवीय सिरा होता है। और ये ध्रुवीय सिरा कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है, यानी कि बाहर की साइड होगा, क्लियर। और दूसरा जो सिरा होता है, ये जो सिरा होता है कुछ इस तरीके का, इस सिरे को हम कहते हैं, इसका ये होता है पुच्छ सिरा। ये कौन सा सिरा होगा, पुच्छ सिरा होता है, जो कि कहाँ उपस्थित होता है, भीतर की साइड उपस्थित होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। अब आप सभी को पता है कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर क्या होगा, तरल होगा, है ना, जल उपस्थित, ये सब पदार्थ उपस्थित होंगे। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा सिरा होता है, देखो जो ध्रुवीय सिरा होता है वो पदार्थों के संपर्क में रहता है। ध्रुवीय सिरा कैसा होगा, पदार्थों के संपर्क में होगा। तो हम इस सिरे को कहते हैं कि ये जो सिरा होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि इसको किसी से डर नहीं लगती, ये पदार्थों के संपर्क में है, ठीक है। जबकि जो हमारा पुच्छ वाला सिरा होता है वो भीतर की साइड होता है, वो किसी के संपर्क में नहीं होता है, इसे हम कहते हैं ये फोबिया, यानी कि इसको फोबिया रहता है, जल का फोबिया रहता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हाइड्रोफोबिक रहता है, ये सिरा हाइड्रोफोबिक रहता है। अब कैसे हाइड्रोफोबिक होगा, मैंने कहा कि ये लिपिड्स दोहरी परत है, पहली परत ये हो गई, ठीक है, और दूसरी क्या होगी, इसी के अपोजिट, इसका ध्रुवीय सिरा यहाँ, और ये जो पुच्छ वाला सिरा आ गया है वो अंदर आ गया है। तो अब आप क्या देख रहे हो, पुच्छ वाला सिरा पुच्छ के समान आ रहा है, तो ये जो पुच्छ सिरा है वो किसी के संपर्क में नहीं है ना, ये क्या है, ये एक दूसरे के संपर्क में है, तो यहाँ पर इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक कहा है। ध्रुवीय सिरा, इसके बाहर पदार्थ होंगे, इसके बाहर पदार्थ होते। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसको हम अगर अपनी डायग्राम में देखते हैं तो कहां पर हम दिखाएंगे, पूरा का पूरा अगर लिपिड्स हमें दिखाई देगा बाय लिपिड्स, तो हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको इतना साइड बना करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आपकी एक बाय लिपिड्स लेयर होती है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप भी कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, कोशिका द्रव्य है, और यहाँ पर इसकी क्या है, ये दोहरी लिपिड्स की अब लेयर बनाएंगे हम, ठीक है। तो दोहरे लिपिड्स की लेयर कुछ इस तरीके से होगी, कैसे होगी, देखो हमने कहा कि इसका क्या है, जो ध्रुवीय सिरा है वो कैसा है, एक यहाँ की साइड है ध्रुवीय सिरा, ये इस तरीके से, ये इसके ध्रुवीय सिरा है, ये क्या हो गए, इसके ध्रुवीय सिरा हो गए, ये ठीक है। हमेशा क्या होंगे, पदार्थों के संपर्क में होंगे, तो कोशिका के बाहर भी पदार्थ है ना, कोशिका के बाहर भी पदार्थ है, ठीक है, और अंदर भी इसका पदार्थ है, तो ध्रुवीय सिरा इसके अंदर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है हमारी, जो हमने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होगी, बाइलिपिड्स होती है, तो अंदर की साइड भी हमने क्या कर दिया, ये ध्रुवीय सिरे को बना दिया, ठीक है। अब इनके पुच्छ वाले सिरे बना दो, तो पुच्छ वाले सिरे कैसे होंगे, ये इसका पुच्छ सिरा, ये इसका पुच्छ सिरा, इसका, है ना, इनका पुच्छ सिरा, ये क्या हो गए हैं, ये पुच्छ सिरे हो गए हैं, क्लियर, ये हो गए हैं क्या, पुच्छ सिरे, इस तरीके से, ये पुच्छ सिरा, ये आप इसको पूरा कर सकते हो, ये रहा इसका पुच्छ सिरा, इनके भी आप पुच्छ सिरे बना दो, ये सारे क्या होंगे, पुच्छ सिरे हो गए, क्लियर। ये तो इस तरीके से ये क्या बन गई है, बाइलिपिड्स लेयर बन गई है, कैसी, ध्रुवीय यहाँ पर केंद्र आपको बाहर की साइड, और पुच्छ वाला सिरा कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, ये रहा इसका ध्रुवीय सिरा, ध्रुवीय सिरा जो कि कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, पदार्थों के संपर्क में बैठा हुआ है, जबकि इसका ये वाला जो सिरा है इसे हमने कहा कि पुच्छ सिरा है। और आपने देखा कि जो लिपिड्स थी वो कैसी हो गई है, बाइलेयर हो गई है, बाइलेयर यानी कि दोहरी, आपने देखा यहाँ पर परतें हैं, एक परत ये, एक परत ये, एक परत ये, एक परत, तो लिपिड्स आपका कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये लिपिड्स होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी बने होते हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, तो पहला घटक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे घटक में आ जाते हैं, किसमें, प्रोटीन के घटक में आ जाते हैं। प्रोटीन में आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होंगे, हमेशा ध्यान रखोगे, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसे हम परिधीय प्रोटीन कहते हैं,
कौन सा प्रोटीन होगा? परिधीय प्रोटीन होता है, ठीक है। और दूसरा होता है अंगभूत प्रोटीन। क्या होगा? अंगभूत प्रोटीन होता है, अंगभूत प्रोटीन उपस्थित होता है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, परिधीय प्रोटीन का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोटीन होगा ये क्या होगा? कोशिका झिल्ली की परिधि पर होगा, ठीक है, यानी कि सतह पर होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये जो प्रोटीन आपको देखने के लिए मिलेगा ये उस कोशिका झिल्ली की सतह में देखने के लिए मिलेगा। जबकि अंगभूत प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होंगे? उनके भीतर किसके? लिपिड के अंदर धसे हुए रहते हैं, लिपिड में धसे हुए रहेंगे। ये कैसे होंगे? अंगभूत तरीके से रहते हैं, धसे हुए प्रकार में आपको दिखाई देंगे। अब दोनों प्रोटीन को हम डायग्राम में दिखा देते हैं, तो डायग्राम कैसे बनेगा? हमने कहा हमारे पास दो प्रोटीन है, एक होते हैं परिधीय प्रोटीन, तो मैंने ये रहा परिधीय प्रोटीन, ठीक है। बहुत सारी संख्या में भी होंगे इसके पास, ये मैंने यहाँ पर जहां पर परिधीय प्रोटीन बनाए ये सारे के सारे किस श्रेणी में आ गए हैं? ये आ गए हैं आपके परिधीय प्रोटीन में। ये हो गए परिधीय प्रोटीन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये परिधीय प्रोटीन हो गए हैं, क्लियर, ठीक है। और अंगभूत प्रोटीन बताऊंगी, तो अंगभूत प्रोटीन कैसे होंगे? अंदर धसे हुए होते हैं, तो धसे हुए हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं, तो अंगभूत प्रोटीन माना बाद ये रहा। तो ये कैसा होगा? इस तरीके से धसा होगा, जो कि पदार्थों के आवागमन में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाएगा। एक यहाँ बना दिया, एक मैं यहाँ बना देती हूँ, तो ये अंदर भरे हुए हैं, किसके? लिपिड्स के अंदर धसे हुए भी है ना। तो ये जो प्रोटीन होंगे इन्हें हम कहते हैं, ये होंगे आपके अंगभूत प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये आपके दो प्रकार के प्रोटीन भी आपको देखने के लिए मिल गए, क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किसमें? तीसरी संरचना किसकी आ जाती है? कार्बोहाइड्रेट की संरचना आती है। अब कार्बोहाइड्रेट भी सिंपल प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट किसके ऊपर है? अगर ये लिपिड्स के ऊपर है तो इनको हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, इन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। अगर वो कहाँ है? लिपिड्स की संरचना के ऊपर है। और अगर वो प्रोटीन की संरचना में है तो ऐसे जो प्रोटीन, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होंगे इन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो अगर हम संरचना में दिखाएंगे तो संरचना में आपको इजी तरीके से यहाँ पर क्या नजर आ जाएगा? मैं अगर जो प्रोटीन की संरचना है, माना बात ये रेड कलर से दिखाते हैं, ये प्रोटीन में है, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ है? प्रोटीन के ऊपर धसे हुए हैं, इस तरीके से प्रोटीन में क्या है? उपस्थित है। ये प्रोटीन की संरचना है, ये भी प्रोटीन की संरचना है, चाहे वो अंगभूत हो या कोई भी हो, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर ये कहाँ धसे हुए हैं? ये अगर कहाँ है? प्रोटीन के ऊपर उपस्थित है, तो हमने इनको क्या नाम दिया? ये है आपके ग्लाइकोप्रोटीन। ये कौन हो जाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। और अगर ये कहाँ उपस्थित है? अगर ये आपके उपस्थित है किसमें? आपके लिपिड्स के ऊपर उपस्थित है, माना बात यहाँ पर ऐसे इस तरीके से उपस्थित है, ये कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से उपस्थित है, किस पे? लिपिड्स की संरचनाओं में उपस्थित है, तो हम इनको नाम क्या देखेंगे? ये होते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड्स। ये आ गए आपके क्या? ये आ गए आपके कार्बोहाइड्रेट। तो क्या आपको ये साधारण सा जो आपका ये कोशिका झिल्ली का डायग्राम है ये समझ में आ गया? इस तरीके से अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे? बाकी कोशिका अंग देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बायलिपिड्स आपको कोशिका झिल्ली की संरचना अच्छे से क्लियर होंगी। इनके जो मैंने आपको घटक बताए वो भी क्लियर होंगे, डायग्राम भी आपको मैंने समझा के बता दिया है। अब एक बार एक जो आपकी बुक में डायग्राम बना उसको आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो अब आपको सारे घटक पता है, घटक आप सभी को पता है। पहला घटक है कि यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली होती है वो बाइलेयर होती है। तो बाइलेयर कैसे बनाओगे? ये आपके लिपिड्स बन गए, ये क्या बन गए हैं? ये हो गए हैं ध्रुवीय सिरे। ये सारे के सारे हो गए हैं क्या? ये हो गए हैं ध्रुवीय सिरे। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये हो गए हैं इनके पुच्छ वाले सिरे। ये आ गए क्या? पुच्छ वाले सिरे, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि जल से डरते हैं, किसी पदार्थ के संपर्क में नहीं रहते हैं, समझ गए। तो ये हो गई है बाइलिपिड्स, आपकी लेयर हो गई है, क्लियर है, ठीक है। बाइलिपिड्स लेयर हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि इसमें उपस्थित होते हैं आपके
प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन दो प्रकार के होंगे, एक परिधीय होंगे जो परिधि पर होंगे, और जो कहाँ होंगे, जो इसके अंगभूत अंगों के मध्य में होंगे, तो अंगों वाले प्रोटीन बना दो। तो प्रोटीन मैंने ये आपको दिखा दिया है, एक प्रोटीन ये जो प्रोटीन है जो कैसा है, धसा हुआ है, कहाँ है, लिपिड्स के अंदर धसा हुआ है। इन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, इन्हें कहते हैं अंगभूत प्रोटीन। ये कैसे हो गए हैं, अंगभूत प्रोटीन की श्रेणी में आ गए हैं। क्लियर। और अगर हम परिधीय प्रोटीन की बात करेंगे तो परिधीय प्रोटीन कैसे होंगे, ये परिधि पर उपस्थित होंगे। कहाँ होंगे, परिधि पर उपस्थित होंगे। तो ये आ गए आपके परिधीय प्रोटीन। अब किसकी बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट आपके किसी प्रोटीन के ऊपर है तो ये कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कहाँ है, तो प्रोटीन के ऊपर है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। और अगर ये किसी लिपिड्स के ऊपर है तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये क्या कहलाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इतना बनाया तो इतना मत समझना, पूरी कोशिका के बाहर ये क्या उपस्थित होगी, कोशिका झिल्ली उपस्थित होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत इजी तरीके से सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके की आपको संरचना भी दी गई है आपकी बुक में, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप देख रहे हो ये रहे ध्रुवीय सिरा और ये रहा पुच्छ सिरा, किसका, लिपिड्स का। क्लियर। उसके बाद आ जाओ प्रोटीन के बारे में, तो आपको कुछ प्रोटीन ये दिख रहे हैं, कुछ प्रोटीन मध्य में धसे हुए दिख रहे हैं, तो ये परिधीय प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कुछ प्रोटीन आपको, कुछ कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, है ना, तो इनको हमने कहा ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरे प्रोटीन आपको ये दिख रहे हैं लिपिड्स के ऊपर भी नजर आ रहे हैं, ये लिपिड्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो इनको हमने ग्लाइकोलिपिड्स कहा। और इस तरीके से आपकी जो कोशिका झिल्ली की संरचना है वो होती है कंप्लीट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसकी संरचना बना सकते हो और इसकी संरचनाओं को याद कर सकते हो। क्लियर। अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास कुछ छोटे छोटे यहाँ पर आपको याद रखने की क्या आपकी पूछी जाती है। अब जो जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अतिरिक्त तो छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ठीक है, जैसा कि अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो मुख्यतः किसकी, लिपिड्स और किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में किस प्रकार के होंगे, ये फॉस्फोलिपिड्स प्रकार के होते हैं और दो सतहों में, देखो बायलिपिड्स होते हैं, यानी कि दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड्स झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते, झिल्ली के अंदर उपस्थित है। क्लियर। जिनका जो ध्रुवीय सिरा होता है वो कैसा होगा, देखो ध्रुवीय सिरा हमेशा कहाँ होगा, बाहर की ओर होता है, और वो जल भीरु, जो जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। क्लियर, क्योंकि वो जल से डरता है, ठीक है, इसलिए हमने उसको हाइड्रोफोबिक कहा है। तो वो कैसा होगा, अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ होती है वो जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है, वो किसी भी जल के संपर्क में नहीं रहती है, इसलिए जो पुच्छ वाला सिरा होता है वो कैसा होगा, सुरक्षित हो रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके अलावा क्या होगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब आ जाओ यहाँ पर किसकी बात करें, थोड़ा सा इतिहास की बात करें। बाद में देखो जैव रासायनिक अनुसंधानों ने यह स्पष्ट किया कि पहले तो क्या कहा कि जब जब आरबीसी में देखा कि उनको लगा कि जो कोशिका झिल्ली है वो केवल लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई है। फिर बाद में और अध्ययन हुआ तो उससे क्या स्पष्ट हुआ कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लिपिड्स प्रोटीन के अलावा भी क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भी कैसा होगा, भिन्न भिन्न अनुपात में लिपिड्स और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। मनुष्य की जैसे रुधिराणु यानी कि जो इरिथ्रोसाइट था, आरबीसी थी, कि झिल्ली में लगभग कितने थे, 52% प्रोटीन का हिस्सा है। देख रहे हो, परसेंट याद रखते हैं, 52% प्रोटीन का हिस्सा है और 40% लिपिड मिलता है। प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है लगभग 52, और प्रोटीन और यहाँ पर ये कितना मिल रहा है, 40%। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत और परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त किया है ना, अंगभूत प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन में विभक्त किया।
परिधीय प्रोटीन देखो कहाँ है, झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि जो अंगभूत प्रोटीन होता है या तो वो आंशिक रूप से या तो वो पूर्ण रूप से झिल्ली के अंदर धसे हुए रहते हैं। ये क्लियर हो गया, तो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसके बाद देखो यहाँ पर छोटा सा, और यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन भी बनते हैं आपके नीट एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलस, ये दोनों वैज्ञानिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगर और निकोलस द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे उन्होंने तरल क्रीमियर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर किया गया था। इनके अनुसार लिपिड्स के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्वी गति करता है और झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि दो तरल मोज़ेक वाइट, एक तो क्या होता है तरल मोज़ेक मॉडल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या लिख रही हूं मैं, तरल मोज़ेक जो मॉडल था, ठीक है, या इसको हम फ्यूल्ड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको, हमें अभी पता चला तरल क्या क्रीमीर नमूना या मॉडल जो भी है, ठीक है, नमूना मॉडल एक ही होगा। ये तीनों जो नाम दिए गए हैं इस मॉडल को, जो आपने अभी मैंने जितना घटकों से संरचना बना करके आपके सामने रखी कोशिका झिल्ली की, इसी को हम तरल मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। और ये आपसे पूछा भी जाता है, किसने प्रतिपादित किया था, वैज्ञानिकों के नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। 1972 में किन्होंने, सिंगर ने और निकोलस जी ने, सिंगर व निकोलस जी जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, निकोलसन जी ने यहाँ पर क्या करा था, इस तरल मोज़ेक मॉडल को यहाँ पर प्रतिपादित किया। कॉन्सेप्ट क्लियर। इन्होंने बताया था जो लिपिड होते हैं उसके अंदर प्रोटीन जो धसे हुए, जो प्रोटीन है वो एक तरीके से गति कर रहे हैं। ये प्रोटीन जो होंगे ये पदार्थों के आवागमन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऐसे पदार्थ लिपिड के थ्रू अंदर कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जा सकते हैं, वो प्रोटीन के थ्रू क्या करेंगे, गति करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, इसके अलावा पर एक और चीज देखेंगे कि आखिर इसमें गति किस प्रकार से होगी। ठीक है, अब हम इसमें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो पदार्थों के परिवहन में अपनी भूमिका निभा रही है। तो अब हम देखेंगे कि जो परिवहन हो रहा है, कोशिका झिल्ली कौन कौन सा परिवहन प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर परिवहन की बात कर रहे हैं, पदार्थों के परिवहन की बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का परिवहन। ठीक है, तो परिवहन यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें निष्क्रिय परिवहन, एक होता है निष्क्रिय परिवहन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें सक्रिय परिवहन। मैंने कहा ना, जो कोशिका झिल्ली है वो पदार्थों के आवागमन में अपनी भूमिका निभा रही है। तो अब ये परिवहन दो प्रकार से होता है। एक परिवहन ऐसा होता है जिसे हम निष्क्रिय परिवहन कह रहे हैं। ये वो परिवहन होता है जिसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता जो होती है वो क्या होगी, नहीं होती है। यानी कि निष्क्रिय परिवहन, इसीलिए इसका नाम रखा है कि यहाँ पर जो पदार्थ होंगे वो अपने आप ही परिवहनित होते हैं, किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर जो भी पदार्थ होंगे वो उच्च सांद्रता से, ठीक है, माना बात अगर कोशिका द्रव में उच्च सांद्रता है तो आसानी से कोशिका झिल्ली को पार करके वो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर पदार्थों का गलवन कैसा होगा, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से किसकी ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होगा, है ना। माना बात यहाँ पर क्या है, एक मैंने बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक झिल्ली रख दी, ठीक है, कोशिका झिल्ली रख दी, और यहाँ पर क्या है, माना बात पदार्थों में उच्च सांद्रता है, यहाँ पर अणु बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर एक दो अणु है, ठीक है, तो पदार्थ किस ओर गमनित हो जाएगा, पदार्थ जहां पर ज्यादा सांद्रता होंगी वहां के अणु ज्यादा सक्रिय होंगे, तो वो कौन सी गति में आना चाहेंगे, इस निम्न सांद्रता की ओर आना चाहेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। अपने आप ही क्या हुई, पदार्थों का यहाँ पर ज्यादा सांद्रता थी जिससे वो अपने आप ही निम्न सांद्रता की ओर गए, किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसी को हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर निष्क्रिय में विसरण की क्रिया होती है,
ठीक है, विसरण होता है और यहाँ पर सुषाद्य प्रासरण होता है। ठीक है, ठीक है, सुषाद्य विसरण भी कहते हैं हम, सुषाद्य विसरण होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रिया जो होगी ये किसमें होगी है, निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो कोशिकाओं के अंदर विसरण और सुषाद्य विसरण आपको देखने के लिए मिलता है, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के। ठीक है, जबकि सक्रिय सांद्रता यानी कि सक्रिय परिवहन की जब हम बात करते हैं, जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, तो इसमें देखो एक्टिव करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर होती है ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर जो भी अणु होंगे, जो भी पदार्थ होंगे, उनका जो गमन हो रहा है वो कैसा होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा, निम्न सांद्रता से कहां होगा, उच्च सांद्रता की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, मानववाद वही वाली बॉक्स वाली कंडीशन रखी कि यहाँ पर एक साइड क्या है, उच्च से यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ उपस्थित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम पदार्थ है, कोशिका झिल्ली के बाहर कम है, तो अब ये कैसे गमन करेंगे, हमें इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी और ऊर्जा की सहायता से वो इसको पार करके कहाँ पहुंचेंगे, जहां पर उच्च सांद्रता है उस ओर पहुंचेंगे। और ये आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप में, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम पंप में आपको ये एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा, जहां पर यहाँ पर क्या होता है, निम्न सांद्रता से कोई भी आयन होंगे, कोई भी अणु होते हैं, वो उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिका झिल्ली में परिवहन उपस्थित होता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में परिवहन दो प्रकार का है, कोशिका झिल्ली में परिवहन, ठीक है, झिल्ली में परिवहन, या आपने क्या पढ़ा, कोशिका झिल्ली में परिवहन दो प्रकार का, सक्रिय और निष्क्रिय। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए, हम इसी को एनसीईआरटी लाइन से भी कवर करेंगे, तो देखो आगे चले। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्या वही बातें लिखी है, देखो झिल्ली की तरलीय प्रकृति, हमने कहा ना हमारी जो झिल्ली है वो कैसी प्रकृति की, तरलीय प्रकृति, तभी तो तरल मोजेक मॉडल दिया गया था। तो ये जो तरलीय प्रकृति, इसके कार्य, जैसे कि इसके कार्य क्या होता है, कोशिका वृद्धि में, कोशिका क्या करती है, जो वृद्धि कर रही है वो इस झिल्ली के कारण कर रही है। अंतर कोशिकीय संयोजन का जो निर्माण हो रहा है, जो भी स्त्रवण का कार्य हो रहा है, अंतर कोशिकीय, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। ये सारे तो काम हैं, लेकिन इसके अलावा भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको बताया, वो क्या होता है, अणुओं का परिवहन करना। तो ये झिल्ली क्या करेगी, इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर के आते हैं, जिसे हमने कहा निष्क्रिय परिवहन। उदासीन विलय सांद्र प्रवणता के अनुसार, जैसे कि उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं, जल भी इसी झिल्ली से क्या करेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। तो विसरण द्वारा जल के प्रभाव को हम क्या कहेंगे, प्रासरण कहते हैं। क्लियर हो गया है? निष्क्रिय परिवहन की बात करें हम, क्योंकि जो ध्रुवीय अणु होता है, जो कि ध्रुवीय लिपिड्स द्विसतह से होकर नहीं जा सकते हैं। अब मैंने कहा अगर लिपिड्स के द्वारा जो पदार्थ नहीं जा पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए वो प्रोटीन थे ना, वो प्रोटीन, जो पदार्थ लिपिड्स की सहायता से आवागमन नहीं कर सकेंगे कोशिका के अंदर बाहर, वो प्रोटीन, वो जो वाहक प्रोटीन लगे हुए हैं, उन प्रोटीन की सहायता से क्या करेंगे, आवागमन करेंगे। खास करके जो अंगभूत प्रोटीन है उनकी सहायता से आवागमन का कार्य करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये निष्क्रिय हो गया। कुछ आयन क्या होंगे, कुछ आयन और अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के ठीक विपरीत हो रहा है। जैसे कि जब अगर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, तो इस प्रकार का परिवहन ऊर्जा पर आधारित होता है, जिससे कि एटीपी का उपयोग होता है और इसे हम सक्रिय परिवहन कहते हैं। और यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप के रूप में। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली की संरचना, उसका कार्य, कोशिका झिल्ली में परिवहन किस प्रकार का होता है, जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कशन करा। मुझे लगता है कि जितने बच्चे बैठे होंगे आज की क्लास में, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिका झिल्ली की संरचना, कार्य क्लियर हो गए होंगे।
एक बार खुद से आप इस मॉडल को बनाओगे तो आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके एक-एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब करते हैं हम पी बाई क्यू सॉल्व कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। हमें ऐसे टॉपिक चूज करने कि हम यहाँ से एक क्वेश्चन भी मिस ना करें, क्योंकि एक-एक नंबर ही आपकी नींव को रखेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका आया है, कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। अब कोशिका झिल्ली में आपने इतने सारे कथन पढ़े, तो आप मुझे बताओ कि क्या कथन सही है। क्या ये कथन सही है कि कोशिका झिल्ली को पार करने में सोडियम और आयन, पोटेशियम आयनों की गति निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा होती है, या फिर ये सही है कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग प्रोटीन का बना होता है, या फिर लिपिड्स एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित है जिनके ध्रुवीय सिरे भीतर की भाग की ओर होते हैं, या फिर कोशिका झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो बहुत ज्यादा इजी है। अब आप इस क्लास को लेकर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो गलत है आपको उसका रीजन भी पता है। जैसे अब गलत का हम कैसे पता लगाएंगे, आ जाओ देखते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली को पार करने में सोडियम और पोटेशियम आयनों की गति निष्क्रिय अभिगमन द्वारा होती है। अब भी अभी पढ़ा कि जो पोटेशियम और आपका सोडियम पोटेशियम पंप है वो सक्रिय परिवहन में आता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन, पढ़ा था ना अभी। उसके बाद दूसरी लाइन आ जाओ कि कोशिका झिल्ली का 60 से 70% भाग प्रोटीन का बना होता है। हमने प्रतिशत पढ़ा था कि झिल्ली का 52% भाग प्रोटीन का बनागा, यही पढ़ा था ना। तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। क्लियर। उसके बाद तीसरे में आओ कि चलो लिपिड्स एक द्विपरत के रूप में व्यवस्थित है। हाँ ठीक है, द्विपरत के रूप में है। तो क्या इसके ध्रुवीय सिरे यहाँ भीतर भाग में होते? नहीं, ध्रुवीय सिरे मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में, वो बाहर की साइड होते, अंदर की साइड होते हैं कुछ सिरा। क्लियर हो गई। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो गया। अब आ जाओ लास्ट ऑप्शन में। तो देखो, कोशिका झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने दिया था। अब भी अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है कि जो तरल मोज़ेक मॉडल दिया था वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो बताओ, क्या आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? बस आपको क्लास लगानी है, क्लास लगाओ और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितनी एनसीईआरटी है वो आपको समझ आने लग जाएगी अगर आप क्लास लगाओगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? अब मुझे बताओ कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। क्या ये प्रोटीन की जो एक फॉस्फोलिपिड्स द्विपरत में अंतःस्थापित होता है उसकी बनी होती है, या फिर प्रोटीन की जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर में अंतःस्थापित होता है, या फिर प्रोटीन की जो कार्बोहाइड्रेट की बनी द्विपरत में अंतःस्थापित होता है, या फिर फॉस्फोलिपिड्स की जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंतःस्थापित होता है? बहुत इजी। पहले तो ग्लूकोज तो आपको कुछ पढ़ाया नहीं मैंने, ये कट कर लो। प्रोटीन की जो कार्बोहाइड्रेट की द्विपरत तो हमने पढ़ी नहीं, तो ये भी कट हो गया। अब फॉस्फोलिपिड की जो प्रोटीन की द्विपरत, प्रोटीन द्विपरत में होता है, तो ये भी गलत है। ये आपने पढ़ा था कि हाँ, प्रोटीन की जो कि क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स कौन, वही लिपिड्स वाला ध्रुवीय सिरा पुच्छ वाला सिरा, हमने कहा ना फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, तो उसकी द्विपरत में अंतःस्थापित होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। आपकी कोशिका झिल्ली में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको ये सारा टॉपिक आपको अपना क्लियर रखना है। तो आज की क्लास आपको समझ में भी आ गई होगी, आपने नोट भी कर दी होगी, डायग्राम भी बना दिया होगा। अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि अगर यहाँ से कोई भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको जरूर सॉल्व करोगे। क्लियर। तो चलिए आज के लिए हम इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।